लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले हम होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे हमारे, और उसके बाद फिर हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले होम असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने रखिए जी। 6A में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा मुझे ये बताइए 6A में पहले, अगर कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा था सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और वो कंपनी ने विन कर लिया, अब हाई कोर्ट में वो अपील फाइल की गई अपोनेंट की तरफ से, बताइए हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में केस का जीतना, क्या इस बात का एविडेंस है कि हाई कोर्ट में भी हम केस जीत जाएंगे? नहीं। अब हाई कोर्ट में क्या सिचुएशन होगी वो हमने अलहदा से लॉयर से पूछनी है। लोअर कोर्ट का डिसीजन इस बात का एविडेंस नहीं होता कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। ठीक है, तो हमें हर दफा, जैसे अगर लोअर कोर्ट का केस हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट का केस डिसाइड हुआ, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई, तो हमें उस वक्त की अपडेटेड सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन करना होगा कि हमें डिस्क्लोज करना है या प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा था कि केस पेंडिंग है, कंपनी ने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की और डिस्क्लोज भी नहीं किया, तो कम से कम डिस्क्लोजर तो जरूर होना चाहिए था, इसलिए ये मिस स्टेटमेंट है। बी, अच्छा बी में कह रहा है आपके पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। अच्छा सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, एक कंपनी ने गाड़ी खरीदी, बिजनेस कंपनी का नहीं है गाड़ी सेल करने का, गाड़ी खरीदी और इस गाड़ी को कुछ अरसा इस्तेमाल किया, बताइए ये करंट एसेट में आएगी या नॉन करंट एसेट में? नॉर्मली नॉन करंट एसेट में आएगी, लेकिन ये कंपनी की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी की इंटेंशन है कि अब इसको सेल कर देना है तो फिर याद रखिए करंट में आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ अकाउंटिंग में। एग्जैक्टली उसी तरह जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो करंट एसेट में आने चाहिए कि नॉन करंट एसेट में, डिपेंड करता है हमारी इंटेंशन क्या है। अगर तो हमारी इंटेंशन ये है कि हमने प्रॉफिट पर्पस के लिए खरीदा है, जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगी इसको सेल कर देंगे, तो फिर से करंट एसेट्स में आना चाहिए। और अगर हमारी इंटेंशन है नहीं इसको होल्ड करेंगे कई सालों तक, इस दूसरी कंपनी को फिर आहिस्ता आहिस्ता शेयर परचेज करके हम एसोसिएटेड कंपनी या सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे, तो उस सूरत में ये नॉन करंट एसेट में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर करंट एसेट में लिखते हैं तो रूल के मुताबिक सारे के सारे करंट एसेट्स आपको पता है कि वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं, रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड होते हैं, और नॉन करंट एसेट में हमारी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मली नॉन करंट एसेट जो है वो कॉस्ट पे हम लिखते हैं। अगर फिक्स एसेट्स आपने कॉस्ट पे रखे हैं, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई, देखिए पर्पस हमारा फिक्स एसेट्स को सेल करना नहीं, ठीक है, यूज करना है, कॉस्ट पे रखे, मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो गई, क्या उसके मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड कर दें? क्या उसकी कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं? नहीं डिक्रीज करनी हमने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब हमारे एसेट्स कॉस्ट पे आ रहे होते हैं तो मार्केट वैल्यू में जो चेंज होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह यहां पे कंपनी ने शेयर्स खरीदे गए। ठीक है, कह रहा है कि जी शेयर्स हमने जो खरीदे हैं ये किस पर्पज के लिए खरीदे हैं। ठीक है, क्या पर्पज उसने हमें बताया? कह रहा है कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, मार्केट वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन कॉस्ट एंड द कंपनी हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू। कह रहा है वैल्यू डिक्रीज हुई है मार्केट वैल्यू, कंपनी ने कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की। हाउएवर द मार्केट वैल्यू इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंटेंशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का आर्गुमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। लॉन्ग टर्म को अंडरलाइन कीजिए कि हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की है ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। एंड द प्रेजेंट डिमिनिशन इज टेम्परेरी, और ये जो वैल्यू डिक्रीज हुई है ये आर्जी तौर पे डिक्रीज हुई है। इफेक्ट ऑफ डिमिनिशन इन वैल्यू इज मटेरियल, इफेक्ट मटेरियल है। अब बताइए हमने ऐसे शेयर्स खरीदे लॉन्ग टर्म, बताइए मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं इसको या कॉस्ट पे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, मार्केट वैल्यू कम हो गई, क्या राइट डाउन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एसेट हमारा कॉस्ट पे। हाँ, अगर हमने इसको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए खरीदा होता, ठीक है, तो फिर उस वक्त हम इसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ये बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ही है, इसको समझने के लिए यूज में लेके आए कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की कॉस्ट पे, हम कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया,
तो अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, डिक्रीज करते हैं ना इंक्रीज पे करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये भी हमारा लॉन्ग, अगर क्वेश्चन सारा यही होता शॉर्ट टर्म कह देता वो, तो फिर हम कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड करनी चाहिए वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे, वरना मिस स्टेटमेंट है। जी मेरे भाई। अच्छा, स्पेसिफिकली हमने पढ़ा हुआ है कि दो पार्ट्स होते हैं कि इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ये आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के केस में वैलिड है कि उसे कॉस्ट बेसिस, जिसे उस स्टैंडर्ड में अमोर्टाइज कॉस्ट कहा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इक्विटी के हवाले से यानी जो शेयर्स हैं उसमें स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया है कि हम उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कंडीशंस मीट नहीं होती हैं। इसके पास हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ दो होते हैं, या फिर हम उसे अदर कंप्रीहेंसिव के थ्रू लेके जा सकते हैं, उसका गेन या लॉस है, या फिर प्रॉफिट और लॉस के थ्रू। इसमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। नहीं नहीं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, देखें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा पहली चीज तो ये, शाबाश शाबाश, वैसा बिल्कुल अच्छा है। अब मैं आपको बताया था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो शेयर्स होते हैं इनकी अकाउंटिंग तीन तरीकों से होती है। इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, एक होती है कॉस्ट, और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरी होती है एट मार्केट वैल्यू थ्रू कम्प्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, ये अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, ये तीन तरह से होती है। इक्विटी में हम उसको फिर क्लासिफाई करते हैं। अब इसमें उसने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे हम जो मेथड जो लगा रहे हैं उसकी नेचर है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए वो कहता है कि आप इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली। ठीक है, आप अकाउंटिंग के टीचर से बहरहाल कंफर्म कर सकते हैं अकाउंटिंग के। जी अच्छा, नहीं इस बारे में मुझे क्लास में और कोई स्टूडेंट जो इनकी बात को कॉरोबरेट कर सकता हो? नहीं नहीं, सिंपल देखिए, कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स ना कीजिए। अगर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है भी तो ऑडिट बेस्ड क्वेश्चन में उसने टेस्ट नहीं की। कंसेप्ट सिंपल बनाना है आपने, क्या कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदी शॉर्ट टर्म के लिए करंट एसेट में जाएगी, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी तो फिर हमारी नॉन करंट एसेट में जाएगी और कॉस्ट पे आ गई। सिर्फ ये कंसेप्ट मैं बिल्ड करवा रहा हूं। ठीक है, ये कंसेप्ट सिर्फ इतना आपने बिल्ड करना है। इससे आगे फर्दर अगर कम्प्लेक्सिटीज इसमें है तो वो हमारे ऑडिट में टेस्ट नहीं होगी, काउंटिंग के पेपर में डेफिनेटली टेस्ट होगी। अब ये इस जितना कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी आपका डिसएग्रीमेंट है। अच्छा चलिए, वो किसी हम अकाउंटिंग टीचर से फिर कंफर्म, मैं नोट कर लेता हूं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे होंगे, लेकिन अभी मैं किसी से ओपिनियन ले लूं इस चीज के ऊपर, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। बहरहाल क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की हद तक कंसेप्ट हमने क्या बनाया है, जो मैंने आपको बताया है कि अगर हमने शेयर्स परचेज किए लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए तो वो आएंगे हमारे कॉस्ट में और नॉन करंट एसेट में जाएंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए परचेज किए तो करंट एसेट में, और वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू पे होगी। जी, तो यहां पे कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए था तो हम कहेंगे ठीक है, अब इसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होने की जरूरत, मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मिस स्टेटमेंट नहीं। जी जी, मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर मेरा ख्याल है जरूरी होता है। ठीक है जी, तो फिर मिस स्टेटमेंट होता है। जी एक मिनट, हमारे भाई से कंफर्म करें, मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर जरूरी होता है? मुझे नहीं पता, नहीं मैं सही पूछ रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। ऐसे ना करें यार, अगर कॉस्ट पे मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर जरूरी होता है? हाँ, आपका पॉइंट जी ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक डिस्क्लोजर जरूरी नहीं। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी में कोई इशू? जी 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 पूछे, नहीं जी पूछिए। शॉर्ट टर्म का डिस्कस, जो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है,
इसमें जो शॉर्ट टर्म वाला कंसेप्ट डिस्कस किया गया वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया है कि अभी तो आई कैप ने ये लॉन्ग टर्म के साथ पूछा है, अगर शॉर्ट टर्म के साथ पूछा तो फिर क्या होता, वरना डिस्कस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली हमें बता दिया कि ये लॉन्ग टर्म है। सी में कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। चलिए, कह रहा है कंपनी इज यूजिंग लाइफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, द इफेक्ट ऑफ यूजिंग द लाइफो मेथड इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज ए मटेरियल फिगर। जी, क्या लाइफो के ऊपर वैल्यूएशन अलाउड है इन्वेंट्री के? अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये मिस स्टेटमेंट हो गई। अब इफेक्ट मटेरियल है तो ओपिनियन कौन सा होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 था हमारा। क्वेश्चन 6 में और कोई इशू तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन 7 पे आ जाए। क्वेश्चन 7 पार्ट ए में कोई इशू? कोई इशू नहीं। पार्ट बी डिस्कस कर दें। चलिए, कह रहे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स वाज सच दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्जर्व द फिजिकल स्टॉक काउंट। कहता है कि जी अपॉइंटमेंट ऑडिटर की उस वक्त हुई जब स्टॉक काउंट हो चुका होगा, यानी बाद में हुई, स्टॉक काउंट नहीं कर सका। However, they have satisfied themselves through alternative audit procedure. लेकिन वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के जरिए से सेटिस्फाई हो गए हैं। बताइए क्या स्कोप लिमिटेशन एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। तो एविडेंस मिल गया, ओपिनियन क्या होगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन। जी हाँ, सोल्यूशन में अदर मैटर पैराग्राफ, बिल्कुल। अब बताइए अदर मैटर पैराग्राफ क्यों डिस्कस किया गया? क्योंकि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया होगा। क्वेश्चन में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें पता चल रहा है कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया? जी अच्छा, अंडरलाइन कीजिए इस लफ्ज को, अपॉइंटमेंट के लफ्ज को। अपॉइंटमेंट के लफ्ज सुन लीजिए। अपॉइंटमेंट के लफ्ज हमें कैसे पता चल रहा है कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है? देखिए, अगर पिछले साल का ऑडिट भी हमने ही किया हो और इस साल का ऑडिट के लिए भी हमें ही अपॉइंट किया गया हो, तो फिर क्वेश्चन में वर्ड अपॉइंटमेंट का नहीं यूज करता, क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है रीअपॉइंटेड। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, पिछले साल का ऑडिट हमने ही किया था, इस साल के लिए भी हम अपॉइंट हुए हैं। अब यहाँ पे जो लफ्ज अपॉइंटमेंट है, इसका मतलब क्या है कि पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया, वरना लॉजिकली देखिए वो वर्ड क्या यूज करता है? रीअपॉइंटेड का। तो इससे हमें पता चला कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसलिए हमने उसे कहा कि हम अदर मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड करेंगे। अब ये भाई मुझे बताएंगे कि अदर मैटर पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं हम इस केस में। ये तो हमें पता ना, सिचुएशन अदर मैटर की एग्जांपल्स में हमने पढ़ा हुआ है। अब उसमें ड्राफ्टिंग भी तो थी। आपको ड्राफ्टिंग की एग्जाम्पल कहा था ना याद करनी है। जी मेरे भाई कुछ नहीं पता, क्यों नहीं याद किया मेरे भाई ने? जी भूल गया है जी। हाँ, अब पलटे सफे। जी मेरे भाई आप बताइए अदर मैटर पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है? हाँ, स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर हैज बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर या अनऑडिटेड। इसके बाद पिछले साल का ऑडिट अगर किसी और ने किया, पहली लाइन ये लिख दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। इसके बाद क्या लिखते हैं? 3 चीजें लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। उस पैराग्राफ में 3 चीजें। पहली स्टेटमेंट पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया। दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? टाइप ऑफ ओपिनियन, उसने कौन सा ओपिनियन दिया है। और तीसरी स्टेटमेंट डेट ऑफ ओपिनियन, किस दिन ओपिनियन दिया। ठीक है, तो अदर मैटर में ये 3 चीजें हैं। और ये भाई मुझे ये बताइए अदर मैटर की 3 चीजें समझ आ गई आपको? इसके साथ ही एक और भी पैराग्राफ था, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। उसमें भी बाय डिफॉल्ट हम 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। मेरे भाई जरा बताइए कौन सी? मैटर बीइंग एम्फेसाइज, क्लियर रेफरेंस देते हैं उसका, और रेफरेंस टू द नोट्स टू अकाउंट जहां पे उसकी डिस्कशन हुई है। ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अब आपने मेरी तरफ ही देखते रहना, नीचे नहीं देखना। अब जरा इसकी ड्राफ्टिंग की एग्जांपल सुना दीजिए। हाँ चलें, कोई बात नहीं। तो ये अदर मैटर पैराग्राफ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? चलिए क्विक सी रिवीजन भी हमने कर ली। बी में कोई और इशू? चलिए सी की तरफ चलते हैं। सी में कोई प्रॉब्लम? सी डिस्कस कर दें।
कह रहे मैनेजमेंट हैज नॉट काउंटेड फॉर द फुल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी, पूरी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की। मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट इट इज ए डेफर्ड लायबिलिटी एंड नॉट ए करंट वन। वो कहते हैं कि जी ये डेफर्ड लायबिलिटी है, करंट वन थोड़ी, अभी थोड़ी पे करनी है, बाद में पे करनी है, तो जब पे करनी होगी तब रिकॉर्ड कर लेंगे इसको, अभी पूरी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की। तो सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इम्पैक्ट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटीरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन। जी और कोई क्वेश्चन? चले ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद आते हैं आप चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 12A। चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 12A। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 12A। जी खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर था ये डिस्क्वालीफाई, ये तो मुझे नहीं लगता डिस्क्वालीफाई, क्योंकि टोटल अमाउंट 1 मिलियन से कम है। हाँ 1 मिलियन सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए है, बाकी लोन के लिए नहीं है। जी नहीं मैंने आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन, ये देखिए लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स में जब मैंने डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ा, मैंने आपको इंडेटेड वाला कंसेप्ट समझाया, मैंने उधर कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात की, वो यहाँ पे नहीं होगी, वो कोड ऑफ एथिक्स में होती है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात कहाँ होती है? कोड ऑफ एथिक्स में। यहाँ पे इसको जी प्रायोरिटी के कोई इशू ही नहीं है, हमने देखना है उसने क्वेश्चन किसके लिहाज से पूछा। ठीक है, कम रियल लाइफ सिनेरियो में हमने दोनों को साइमल्टेनियसली कंप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमसे या तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक पूछेगा या कोड ऑफ एथिक्स जिसके मुताबिक पूछे हम आंसर कर देंगे। अगर सिचुएशन उसने हमें बता दी लेकिन ये मेंशन नहीं किया किसके मुताबिक आंसर करना है, तो हम क्या हम फिर दोनों के मुताबिक नहीं। मेरे भाई आप नहीं समझ रहे, नहीं किसी एक को भी गलत कंसेप्ट है मेरे भाई, आपने नहीं। अब सुन लीजिए, अब शायद मैं तीसरी चौथी दफा ये असूल समझाने लगा हूं, फिर सुन लें। अगर एग्जाम में कोई सिचुएशन हमें देता है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के हवाले से, हमने देखना उसकी रिक्वायरमेंट में कंपनीज एक्ट उसने कहा है या कोड ऑफ एथिक्स का है। वर्ड्स भी मैंने आपको बताए थे, लीगल स्टैट्यूटरी वाला कंपनीज एक्ट के लिए, और फिर थ्रेट्स सेफगार्ड वगैरह एथिकल कोड ऑफ एथिक्स। कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा आंसर कंपनीज एक्ट के मुताबिक करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करेंगे। अगर वो वर्ड यूज कर देता है एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आंसर करो, तो जो आपने शायद कुछ क्वेश्चन में ये वर्ड देखे होंगे एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका मतलब है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस सिचुएशन पे जो अप्लाई होता है उसके मुताबिक बता दो, एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी अगर ये सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस की हुई है तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताओ बस। अगर ये सिचुएशन कंपनीज एक्ट में नहीं कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई है तो कोड ऑफ एथिक्स में बताओ बस, दोनों में नहीं बताना। और अगर ये सिचुएशन फर्ज कीजिए जैसे शेयर वाली सिचुएशन दोनों जगह डिस्कस हुई है तो फिर सिर्फ कंपनीज एक्ट के मुताबिक बतानी है। एक सिचुएशन हम सिर्फ एक ही रेगुलेशन के मुताबिक बताते हैं, दोनों के मुताबिक नहीं बताते। यानी एक क्वेश्चन में ये तो हो सकता है पार्ट ए कंपनीज एक्ट के मुताबिक, जब एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन कह दे। अगर तो 4 सिचुएशंस है और उसने कहा है कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करो, चारों की चारों कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करेंगे। अगर उसने कहा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करो, चारों की चारों कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करेंगे। अगर वो कहता है एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आंसर करो, तो फिर उसमें ये पॉसिबल है कि 3 सिचुएशन कंपनीज एक्ट के मुताबिक हो रही हो और एक सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक हो रही हो, ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर सिचुएशन हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक भी डिस्कस करनी है और फिर उसको कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक भी डिस्कस करना है, ऐसे नहीं होता। भैया ये बात अब समझ आ गई आपको? चलिए जी, तो इस सिचुएशन में हमने इसको कंपनीज एक्ट के मुताबिक क्लियरली उसने पूछा है, तो कोड ऑफ एथिक्स की कोई बात डिस्कस नहीं करनी हमने। 12 क्लियर हो गया? 12 का बी पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा। 13 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? डिवेंचर है।
अच्छा, इस पे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट पे शेयर वाला रूल लगेगा या के इंडेटेड वाला? शेयर वाला तो लग ही नहीं सकता ना, कि शेयर है नहीं तो है डिबेंचर। इंडेटेड वाले में भी वो कहता है कि अगर ऑडिटर इंडेटेड है तो फिर प्रॉब्लम है, कंपनी इंडेटेड है क्लाइंट तो फिर इशू नहीं। जब ऑडिटर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदता है तो बेसिकली वो कंपनी को पैसे दे रहा है, कंपनी से पैसे ले नहीं रहा, तो कंपनी है जो इंडेटेड है, ऑडिटर इंडेटेड नहीं है, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं अराइज हो रहा। जी जी, पार्टनर के पास प्रेफरेंस शेयर हो तो अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर। देखें लॉ कहता है इफ ऑडिटर होल्ड शेयर्स, वो ये नहीं कहता कौन सा शेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई सा भी शेयर। तो हाँ, नहीं, इसका मतलब कोई सा भी शेयर, लॉ ने जब स्पेसिफाई नहीं किया, कोई सा भी शेयर, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दोनों के लिए रूल है जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था आपका, शाबाश जी। यही सिचुएशन अगर कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से तो फिर तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा। यही सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स, हाँ फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट वाली हम बात करेंगे जी। क्लियर? 13 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाकी क्लोज कर दें इसको। चलिए अब आ जाइए चैप्टर 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको अंदाजा हुआ होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है। ये हमारी एक तरह से उसने फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस करवाई है, उसकी बेस पे केस स्टडी बनाई है। वरना नॉर्मली केस स्टडीज होती हैं थ्रेट्स और सेफगार्ड पे बेस कर रही होती है, लेकिन ये एक अच्छी केस स्टडी बनाई थी उसने जो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल पे बेस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू? यहाँ पे सॉल्व करते हुए एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, हमने सिर्फ ये नहीं बताना कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, बल्कि ये भी बताना है कि वो कैसे, क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे पता चला हमें प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फंडामेंटल व्हिच इकबाल हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व। ठीक है, आइडेंटिफाई भी करना है कौन सा प्रिंसिपल, और डिस्कस करने का मतलब क्या है? कहता है मुझे बताओ कि किस इंफॉर्मेशन से पता चला कि ये प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, तो हम उसको वो भी बताएंगे। 1 में कोई इशू नहीं। लास्ट में क्या कह रहा है ये? रिसेंटली ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ, कह रहे रिसेंटली ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग कंप्लीटली आउट ऑफ टच विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द प्रोफेशन एंड इज लीस्ट बोदर्ड अबाउट इट। कंपनीज ऑर्डिनेंस की बजाय कंपनीज एक्ट आ गया 2017, उसे कुछ पता नहीं है उसका। कोड ऑफ एथिक्स पुराना 2015 वाला था, रिप्लेस हो गया 2019 का आ गया, उसे इसका भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, वो पुराने रूल्स ही उसको पता है, उसने वही सीखे हुए हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, वो कॉम्पिटेंट नहीं रहा। फिर कह रहे हैं इनफैक्ट ही हैज बीन फाउंड टू हैव ओपनली कैरिड आउट एक्टिविटीज व्हिच यू रिगार्ड एज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, वो ओपनली कोई नशा वगैरह करता होगा, कोई चर्च पीता होगा, उन्होंने कहा भैया ये तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो डिस्क्रेडिटेबल एक्ट है। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है इसमें? प्रोफेशनल बिहेवियर जी। क्वेश्चन 1 में और कोई इशू? कोई इशू? नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये है सीफैब लेवल का क्वेश्चन। तो जैसे स्टूडेंट कहते हैं सीफैब का क्वेश्चन, सर ये तो बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं सर, बहुत मुश्किल है सर। नहीं, याद रखें सीफैब लेवल के भी बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैफ लेवल का स्टूडेंट कर सकता है। सीफैब लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैफ लेवल का स्टूडेंट कर सकता है। उसी तरह कैफ लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीफैब लेवल का स्टूडेंट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से चलती है, तो ज़हन में रखें। हाँ, तो हमने कैफ लेवल का लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और उसी तरह सीफैब लेवल का लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन इररिलेवेंट हो हमारे लिए। नहीं, ठीक है। तो जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, याद रखें कोई भी इसका एक एक लफ्ज पढ़ के वैल्यूएट किया जाता है कि क्या इसके सारे कंसेप्ट हमारे वाले सिलेबस से मैच करते हैं, उसके मुताबिक हैं, स्टूडेंट के लेवल पे हैं। अगर उसके स्टूडेंट के लेवल पे हो, कैलिबर के मुताबिक हो, फिर प्रैक्टिस में इंक्लूड किया जाता है। अन्यथा सिलेक्शन नहीं की हुई हमने क्वेश्चंस की।
ठीक है, वो तसल्ली के साथ एक एक सिचुएशन, अगर किसी जगह पे 5 सिचुएशन है, एक सिचुएशन हमारे सिलेबस से बाहर है, तो वो उसको ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आपने जब कभी आगे भी किसी CFAP लेवल या किसी दूसरी बॉडी का क्वेश्चन आता है, तो आपने जहन में ये नहीं लेके आना कि हमारे लिए इररेलेवेंट है, उसको चेक करके उसकी अच्छी खासी तरीके से छांटी करके फिर फाइनल सिलेक्शन के तौर पे आपके सामने रखा जाता है, और ये इससे पहले भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसमें कोई इशू होता तो आइडेंटिफाई हो चुका होता। बहरहाल अगर आपको कोई मुश्किल लगती है इसमें तो वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप स्किप ना किया कीजिए। कुछ स्टूडेंट की कोशिश होती है, वो कहते हैं सर वॉल्यूम 2 में प्रैक्टिस तो हम करेंगे लेकिन सिर्फ कैफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आई कैप वाले। वो हम रिकमेंड सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आखिरी महीना 1.5 महीना रह जाए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जी। 9 पे आते हैं। 1 में कोई इशू नहीं है। पार्टनर की स्पाउस जो है वो लीगल कंसल्टेंट है और टैक्स रिटर्न फाइल। भाई हम कहेंगे भाई स्पाउस टैक्स रिटर्न फाइल कर रही है, अगर पार्टनर खुद भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होता फिर भी कोई इशू ना होता, प्रोवाइडेड मैनेजमेंट एज्यूम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल ठीक। 1 क्लियर है। 2 में बताइए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाई बताइए 2 वाली सिचुएशन कौन सी है जरा? हाँ, विलिंग टू ज्वाइन। अभी क्या नहीं, विलिंग टू ज्वाइन है। कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट में अगर आप पढ़ें तो वो कह रहा है कि थ्रेट तो मुझे बताओ ही बताओ, लेकिन ये भी बताओ कि फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कंसर्न मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप बताइए इस सिचुएशन में कंसर्न मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई और कोई नहीं बताएगा जिन स्टूडेंट पूछा। हाँ, कंसर्न मेंबर फर्म को कम्युनिकेट करेगा, फिर उसके बाद फर्म ने एक्शन लेना है। देखिए जो इंडिविजुअल से रिलेटेड इशू होते हैं फर्म को ख्वाब थोड़ी आएगी कि ये इशू है इंडिविजुअल का, वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्म को कम्युनिकेट करे। शाबाश जी जी। पार्ट 1 में 2-3 थ्रेट्स आ रहे हैं। नहीं, पहले ये तसल्ली कर रहे हैं, जो आ रहे हैं ये थ्रेट्स ही हैं। हाँ, वो आगे सेफ गार्ड ना हो जिसमें वो कहता है कि मैनेजमेंट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। है वो है। क्लाइंट में एम्प्लॉय नहीं मेरे भाई, कंसल्टेंट का वर्ड देखें, कंसल्टेंट एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कोई भी हो, उस किसी बाहर के बंदे को आप जाके कहते हैं भाई मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, वो हमारा एम्प्लॉय बन जाएगा क्या? अरे वो इंडिपेंडेंट बंदा। ठीक है, इसी तरह एक और मुझे इससे कंसेप्ट याद आ गया। सम टाइम मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है तो किसी बाहर के बंदे की जरूरत पड़ती है। जैसे फर्ज कीजिए कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया, अब रीवैल्यूड अमाउंट क्या होगी? ये मार्केट में कोई ना कोई वैल्यूअर बैठे होते हैं, डीलर, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं या वैल्यूज होते हैं बेसिकली प्रॉपर, उनसे हम वैल्यूएशन लगवाते हैं। अब अगर मैनेजमेंट ने उससे वैल्यूएशन लगवाई तो क्या वो बंदा कंपनी का एम्प्लॉय हो गया? नहीं, लाजमी नहीं। ठीक है, वैसे अगर मैनेजमेंट ने अपना फुल टाइम बंदा रखा हो ना वैल्यूअर कोई, कि भाई हमने तो हर साल ही वैल्यूएशन लगानी होती है और हमारी 50 प्रॉपर्टीज है तो फुल टाइम बेसिस पे एम्प्लॉय रख लेते हैं, तो वो तो एम्प्लॉय होगा। लेकिन अगर बाहर के किसी कंसल्टेंट को हायर करके मैनेजमेंट कहती है सर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर दो, तो याद रखे वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, उसे हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। ये जिस तरह ऑडिटर है ना, ऑडिटर भी तो एक तरह से समझ ले कंसल्टेंट बाहर का बंदा है, उसे आप कोई सर्विसेज हासिल करने के लिए अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉय थोड़ी बन जाता है वो। ठीक है, तो इसी तरह एक्सपर्ट का भी कंसेप्ट है, तो वो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं बनते कंसल्टेंट। हाँ, अगर ये कहता है कि जी वो कंपनी की एम्प्लॉय है, फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक होती कि उसमें वो फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज हो जाता है, फिर उसकी वजह से आपको पता है दूसरे थ्रेट भी होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी है, वो भी राइज हो जाता है। ठीक जी, बिल्कुल, तकरीबन हर एक कंसल्टेंट बिल्कुल, जो अगर क्वेश्चन में लेकिन क्लियरली मेंशन कर दे कि कंपनी का एम्प्लॉय है फिर अप्लाई नहीं होगी, वरना नॉर्मली कंसल्टेंट जो होते हैं कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, वो बाहर के बंदे हैं। सेकंड क्लियर हो गया आपको? थर्ड में बताइए कोई इशू? थर्ड में सेफगार्ड, एक मिनट है जी, एक में कोई करेक्शन थी, मैं चेक कर लूं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9
हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में जो सेफगार्ड में पहले वाला सेफगार्ड है ये काट दीजिए। मैं आपको रीजन बता देता हूं इसकी है क्या। इससे तो हम एग्री करते हैं कि थर्ड वाले केस में क्लाइंट हमें धमकी दे रहा है कि आप अगर हमारी बात नहीं मानी आपको नेक्स्ट टर्म के लिए रिफंड नहीं करेंगे, रिमूवल, इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है। अगर क्लाइंट हमें ये धमकी देता कि सर अगर आपने हमारी बात नहीं मानी हम आपके खिलाफ लीगल केस फाइल करेंगे, इंटिमिडेशन थ्रेट फिर भी राइज होता। लेकिन उस सूरत में हम एहतियातन अपने वकील से मशवरा करते हैं कि भाई ये जो जिस इशू के ऊपर कह रहा है लीगल केस फाइल करेगा, आप जरा देख के बताइए उसके ऊपर हमारी लीगल पोजीशन क्या है। कहीं ये तो नहीं कि हमें वाकई हमारी गलती है और हमें कोई पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो ये लीगल ओपिनियन लेते हैं। लेकिन लीगल ओपिनियन जिसके वो जिक्र कर रहा है सेफगार्ड में, ये किस केस में लेंगे? जब क्लाइंट धमकी देगा हमारे खिलाफ केस फाइल करने की। यहाँ पे क्लाइंट धमकी तो दे रहा है लेकिन रिमूव करने की, केस फाइल करने की नहीं, तो यहाँ पे वकील से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए पहले वाला पॉइंट जो है वो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यानी थर्ड सिचुएशन में सेफगार्ड में जो पहले वाला सेफगार्ड, परफॉर्म प्रोसीजर टू इंश्योर दैट फर्म्स एक्सपोजर टू एनी रिस्क इज लिमिटेड, ये वाला पॉइंट ये इररेलेवेंट है इस एग्जांपल के लिए। हाँ, अगर थ्रेट होता लेकिन वो कहता आपके खिलाफ कोई लीगल केस फाइल करेंगे, फिर ये वाली लाइन लिखते। क्लियर हुई ये बात जी? नहीं, आई कैब को क्या कम्युनिकेट करेंगे? ये मैटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आई कैब को तब कम्युनिकेट करते हैं जब वो हमें रिमूव कर दे मिड टर्म। ये मिड टर्म रिमूव नहीं कर रहा, क्या कह रहा है? अगले साल के लिए रीपॉइंट नहीं करेंगे, यानी एजीएम में कह रहा है आपको रिमूव करेंगे। तो एजीएम में अगर रिमूव करे, क्या हम आई कैब को कम्युनिकेट करते हैं? नहीं करते। अच्छा, आई कैब को तो नहीं करेंगे। मुझे बताइए, क्या दोस्त साहब गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे? बिल्कुल, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जो भी एथिकल इशू है इंडिपेंडेंस से रिलेटेड वो और जो सेफगार्ड हम कम्युनिकेट करते हैं उनको। जी मेरे भाई। जी जी, ये वाली सिचुएशन वहां पे नहीं, एग्जांपल्स में है, अलग से सिचुएशन नहीं लिखी हुई। एडवोकेसी थ्रेट के एग्जांपल्स में हमने ये डिस्कस की थी, शायद आपको याद हो। एग्जांपल में ये क्लियरली अलग से इसको डिस्कस नहीं किया गया। और ये जहन में रखिएगा कि जो हमारा वॉल्यूम 2 है वो लाजमी नहीं उसमें वॉल्यूम 1 के सारे कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा हो, उसमें कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बल्कि कुछ चैप्टर्स में मैंने जानबूझ के कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो नई है और वो मैंने कुछ क्वेश्चन में रखी हुई हैं। इसलिए एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए स्टूडेंट को नए कंसेप्ट मिलते रहे, इंटरेस्ट डेवलप रहता है। और दूसरी रीजन ये होती है कि अगर फर्ज कीजिए कुछ कंसेप्ट बहुत कम्प्लेक्स हैं, मुश्किल हैं, तो उसे जब चैप्टर को सिखा रहे हों, जैसे 1 से लेके 100 तक सिखाना है, अब 95 तक तो कंसेप्ट सिखा, ऊपर वाले 5 कंसेप्ट बहुत मुश्किल है, तो फिर वो भी लेकिन सिलेबस में तो है, सिखाने होते हैं, लेकिन वो सिखाने फिर इस तरीके से होते हैं कि ये ना हो कि उनको सीखते सीखते स्टूडेंट शुरू वाले 95 भूल जाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट सीखते सीखते स्टूडेंट उसके ऊपर इतना टाइम लगाता है कि रेगुलर एडजस्टमेंट जो हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो इसीलिए फिर उनको हम चैप्टर में डिस्कस नहीं करते, बल्कि वॉल्यूम 2 के कुछ क्वेश्चंस में वो कंसेप्ट हमने बिल्ड कर दिया है, ताकि जब स्टूडेंट 95 कंसेप्ट्स पूरे कर ले, उसके बाद बेस स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद फिर वो उन क्वेश्चंस की तरफ आए जो हाईली कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हर जगह होता है, काउंटिंग में भी इसी तरह आपने देखा होगा, होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे रूटीन वाले, लेकिन कुछ क्वेश्चन पास पेपर ऐसे जो एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं, तो हम रूटीन की प्रैक्टिस करते हुए उन एक्सेप्शनल नेचर के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते। लेकिन जब तसल्ली हो जाती है टीचर की कि हाँ अब स्टूडेंट इस काबिल है, उसकी बेस स्ट्रांग हो गई, अब वो एक्सेप्शनल नेचर के क्वेश्चन भी कर सकता है, तो फिर मैं उस वक्त आपको होम असाइनमेंट में उस तरह के क्वेश्चन दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिए, वॉल्यूम 2 में पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ नए कंसेप्ट भी सीखने को मिले, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। कुछ चैप्टर्स में जानबूझ के हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन? इसके बाद 4। जी जी, पहले बताइएगा 3 में या 4 में? 4 में, जी पूछिए। अच्छा, ये बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट काट दीजिए। 4 में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है अराइज हो रहा है, इसको काट दीजिए। फोर में थ्रेट्स में फेमिलियरिटी थ्रेट के साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी कह रहा है, इसको डिलीट कर दीजिए।
क्लियर हो गया जी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? 10 जी। जब भी फ्रेज लिखा हो कि डिस्कस इशू विद दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट, तो ये सिर्फ क्लाइंट के हवाले से या हमारी फर्म के अंदर भी इस तरह? नहीं, ये सिर्फ क्लाइंट के हवाले से। क्लाइंट के दो शाबी गवर्नेंस का मतलब क्लाइंट के डायरेक्टर्स हैं, क्लाइंट के डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करनी होती है। आपको याद होगा हमने आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी एक कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना रिपोर्ट देना, प्लस इसके अलावा डायरेक्टर को भी कम्युनिकेट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए 9 को ओके कर दें, अब 10 पे आ जाए। 10 पे जी, 10 का पार्ट ए, इसमें कोई प्रॉब्लम? बताइए क्या एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं हम? जिसने कहा है नहीं कर सकते वो भी गलत कहा, जिसने कहा हाँ कर सकते हैं वो भी गलत कहा। पर्पस है बिल्कुल, सोलिसिटेशन के लिए नहीं कर सकते, क्लाइंट को ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके फिर कुछ रूल्स है। क्या फुल पेज की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उसे कहेंगे भैया नॉर्मली हम वो हमें कन्विंस कर रहा है कि भाई दूसरे बिजनेस में भी हमने एडवर्टीजमेंट करके तो बड़ा जो है क्लाइंट बेस बढ़ाई है, आप भी एडवर्टीजमेंट करवा लें। हमसे कहेंगे नहीं भाई सोलिसिटेशन के लिए नहीं कर सकते, हाँ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए कर सकते हैं, रीजनेबल। 2 में कोई प्रॉब्लम? जी पूछिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू डेट थ्रेट, ये अच्छा पहले तो ये देखिए, वो कह रहा है कि जी एजीएम में हम आपको पॉइंट करेंगे अगर आप एग्जिस्टिंग ऑडिट से कम फीस चार्ज करेंगे, तो क्या हम एक्सेप्ट कर लें कम फीस चार्ज? अच्छा लिखेंगे क्या हम? पहले लिखेंगे कि चार्जिंग लोअर फी देन प्रीडिसेसर ऑडिटर इज अंडरकटिंग एंड क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक है, फीस शुड नॉट बी चार्ज लेस देन प्रीडिसेसर हेड। However, lesser fees is allowed if quantum and scope of work is reduced। ये एक्सेप्शन वाली बात भी लिखनी है, क्योंकि हमारा कंप्लीट कंसेप्ट याद रखे तभी होता है जब हम कंडीशन या एक्सेप्शंस को भी मेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी थ्रेट में लिखा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जब हम आईकेएफ कहते हैं थ्रेट आइडेंटिफाई करें, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूरे ना होना ये भी थ्रेट है, ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूरा ना होना ये भी थ्रेट है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछ लिया कि आपने कोई इंफॉर्मेशन अपने फादर एज ऑडिट टीम मेंबर इंफॉर्मेशन मिली आपको कॉन्फिडेंशियल, आपने अपने फादर को डिस्क्लोज कर दी, बताइए इसमें क्या कोई थ्रेट है? तो हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल थ्रेट है, लेकिन कौन सा थ्रेट है? फेलियर टू कंप्लाई विद कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, वायलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, ये थ्रेट है। क्लियर है बात जी? तो अब ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर प्रिंसिपल नहीं है, सॉरी प्रिंसिपल है, थ्रेट नहीं है, लेकिन हमने मेंशन क्यों किया? ये बात समझ आ गई कि प्रिंसिपल्स को कंप्लाई ना करना ये भी थ्रेट होता है। अब इसके बाद अगला शायद आप ये समझना चाहते हो कि क्रिएट क्यों हो रहा है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम 1 के अंदर हमने सिचुएशंस की थी उसमें मेंशन नहीं की, तो क्या ये नहीं नेक्स्ट टाइम के लिए हम वहां पे लिख सकते हैं ये जो वॉल्यूम 1 में थी ना सिचुएशन कि लेस, हाँ उसमें लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? जी जी, एक्सेप्शन वो तो हमने डिस्कस की हुई है, 2 एक्सेप्शन, दो कंडीशंस हैं जब लेस फी चार्ज कर सकते हैं। भैया एक मिनट है, उनका क्वेश्चन सुनने दीजिए मुझे। जी मेरे भाई बोलिए। हाँ वो असल में कह रहा है, देखिए कंसेप्ट सुन समझे। ओ मेरे भाई क्या कर रहे हैं यार? वो कह रहे हैं कि आप लेस फी चार्ज कर सकते हैं, शर्त क्या है? पहली शर्त क्लाइंट को बता दीजिए कि हम कम फीस किस वजह से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क कम है। एग्रीड। दूसरी कंडीशन ये कहते हैं आपने एप्रोप्रिएट स्टाफ और एप्रोप्रिएट टाइम एलोकेट करना है, ताकि पता चले कि आपने काम पूरा किया है, पैसे कम करके काम में डंडी नहीं मारी। ठीक है, इसलिए वो हमसे, और फिर कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवा ले अपने काम का, ताकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये चेक कर ले कि कोई प्रोसीजर हमने स्किप तो नहीं कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? और कोई क्वेश्चन? थर्ड में कोई प्रॉब्लम? हाँ कंडीशन। 4th में प्रॉब्लम?
वो कह रहा है शमसुद्दीन रिसीव्स एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर फ्रॉम स्टाइल एंटरप्राइजेज ए सोल प्रोप्राइटरशिप हु वांट्स टू रिमूव द एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म ऑफ ऑफिस। बिफोर कंप्लीशन, जरा इसको अंडरलाइन कीजिए। तो क्या करना पड़ता है, आईकैब को कम्युनिकेट करेंगे और जब तक आईकैब क्लियरेंस नहीं देता हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट। भाई समझ आ गया जी? हाँ, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भी सेंड करेंगे, बिल्कुल वो भी पॉइंट लिख दें जी। तो इसमें हाँ जी, इसमें लेकिन रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिक्वायरमेंट में भी देखिए वो कह रहा है कि डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल विद हिम इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। ठीक है, तो हम इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमने उसको आई कैब के साथ। अच्छा मुझे ये बताइए 10 के 4 में अब नेक्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जब हो रही है वो कौन करेगा भला? SCCP with approval of director, director with approval of SCCP। गलत गलत जी। नेक्स्ट ऑडिटर एजीएम में गलत। ये सोल प्रोप्राइटर है, ये कंपनी है ही नहीं, ना इसके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई होना है और ना ही इसके कोई डायरेक्टर्स होंगे। देखिए अच्छा यही कहने लगे थे, ठीक है चलिए चलिए 10 क्लियर हो गए। ये वैसे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, ये यूं ही मैंने कंसेप्ट आपसे पूछ लिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ा करें जी। 10 में कोई इशू नहीं, ओके ये भी असाइनमेंट क्लोज करते हैं। चलिए अब देखें, कल के लिए भी नोट कर लीजिए असाइनमेंट। अच्छा कल मैं असाइनमेंट आपको ज्यादा नहीं दे रहा, सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी छोटे छोटे हैं। ये 10 से 15 मिनट में असाइनमेंट आपकी निमट जाएगी, सिर्फ इसलिए ताकि कल हम लेक्चर का जो बड़ा हिस्सा है वो चैप्टर के लिए एलोकेट कर दें। कल एक अहम कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है चैप्टर 8 में से, तो मैं चाह रहा हूँ उसके लिए रीजनेबल टाइम हो। तो कल की असाइनमेंट हमारी कम है, सिर्फ 10-15 मिनट की। क्वेश्चन नोट कीजिए, चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन 26, चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन नंबर 17 और चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन नंबर 14। फिर सुन लीजिए, चैप्टर 4 में क्वेश्चन 26, 6 में क्वेश्चन 17, 7 में क्वेश्चन 14। 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, परेशान नहीं होना आपने। 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह ये असाइनमेंट हो जाएगी और आपने इसे एग्जामिनेशन स्टाइल में अटेम्प्ट करना है, इसे की पॉइंट्स में अटेम्प्ट नहीं करना आपने। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में कल तो हमने डिस्कस नहीं स्टार्ट नहीं किया था ना चैप्टर 8। चलिए चैप्टर है हमारा एंगेजमेंट लेटर। आपको याद होगा एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। वो कंसेप्ट क्या था? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती है मेरे भाई, आप बताइए क्या होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? नहीं उससे क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये फोन ए फ्रेंड की ऑप्शन दी है मैंने? तो खुद से बताइए, याद नहीं किया आपने? ये ले जी मेरे भाई, आप बताइए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो कुछ नहीं पता जी, आपसे पूछ रहा हूं, पीछे वाले भाई। हाँ, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और एंगेजमेंट लेटर। अब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हम ये भी देखते हैं कि क्या हमने अब इंडिपेंडेंस है क्लाइंट से। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर हमने पढ़े चैप्टर 5 में। क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंस के रूल्स हमने पढ़े चैप्टर 6 और 7 में। फर्स्ट कीजिए, चैप्टर 5 भी क्लियर हो गया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर से, ओके। चैप्टर 6 और 7 से पता चला कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है क्लाइंट से। अब क्या करना चाहिए? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी चाहिए क्लाइंट से। क्या एग्री करना चाहिए? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी टर्म्स एंड कंडीशन।
अब बताइए ये टर्म्स एंड कंडीशन हमें ज़बानी कलाम में एग्री कर लेनी चाहिए या रिटन फॉर्म में? हमेशा रिटन फॉर्म में। और जिस पेज पे ये एग्री की जाती है उसे क्या कहते हैं? एंगेजमेंट लेटर। आज के लेक्चर में हमने यही सीखना है कि एंगेजमेंट लेटर होता क्या है और इसके कंटेंट्स क्या हैं। एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले सुन लीजिए एंगेजमेंट लेटर होता क्या है। वो कहता है ये एक तरह से एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। भाई किन के दरमियान में? ऑडिटर के दरमियान में और क्लाइंट के दरमियान में। अच्छा भाई इसको साइन कौन करता है? इस पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। भाई इसको साइन कौन करता है? दो पार्टीज, एक क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव और एक ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव। अब गैस कीजिए ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता होगा? कोई ना कोई पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर। क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता होगा? कोई डायरेक्टर, कोई सीईओ, सीएफओ वगैरह हाई लेवल के लोग, जो जिसको भी वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दे, दोनों के साइन होते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन, भाई एंगेजमेंट लेटर रिटन फॉर्म में होता है, दोनों पार्टी साइन करती हैं, स्टार्ट में एग्री होता है, एंड में नहीं होता, स्टार्ट में एग्री होता है। इस पे लिखा क्या कुछ होता है? इस पे लिखा क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन। भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशन? उसे कहते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर का मतलब क्या है? वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि एंगेजमेंट लेटर में लिखी जाएगी। एंगेजमेंट लेटर में क्या कुछ लिखा जाएगा? कहता है बहुत आसान, लेकिन हम इसे आसान करके नहीं पढ़ेंगे, हम तो इसे मुश्किल करके पढ़ेंगे। ऐसे है ना भाई, अगर सब्जेक्ट आसान हो गया तो आप तो घर बैठ के खुद ही पढ़ लेंगे हैं, फिर हमारे लिए तो नुकसान की बात है ना। तब मुझे बताइए, कह रहा है पहली चीज सुने, पहली चीज कह रहा है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट लिखेंगे। एंगेजमेंट लेटर में क्या चीज लिखेंगे? अच्छा देखिए उसने दो हिस्से बनाए हैं। एक उसने कहा ये तो वो वाली चीजें हैं जो दुनिया के हर एंगेजमेंट लेटर में लाजमी आएंगी, लाजमी आएंगी। ये वाली चीजें कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी, कह लें ऑप्शनल, ऑप्शनल। ये वाली कंपल्सरी है और ये वाली ऑप्शनल कह लें इनको, ठीक। अच्छा अब पहले कंपल्सरी वाली ज्यादा है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है मेरे भाई बताइए? कुछ नहीं पता। ऑब्जेक्टिव ऑडिट क्या है? क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑफ डेन करना? रीजन, शाबाश, रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ डेन। अच्छा बताइए स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट हमने किससे पढ़ा? चैप्टर 4। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब होता है ऑडिटर ऑडिट के दौरान में क्या क्या एक्टिविटीज करेगा, क्या काम करेगा, किन चीजों को चेक करेगा। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। वो कुछ बुलेट पॉइंट्स थे 4 या 5, मैंने आपसे कहा था इनकी हेडिंग याद कर लें, याद है? तो बताइए क्या थे वो स्कोप ऑफ ऑडिट था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल था कि नहीं था? एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, हाँ वो नहीं था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल था। एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस देखना, काउंटिंग पॉलिसीज को एप्रोप्रिएटनेस वैल्यूएट करना। बताइए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्कोप में शामिल है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट याद है। अच्छा मुझे बताइए मैंने आपसे क्या कहा था? सिर्फ हेडिंग याद कर लें कि उसको एलेबोरेशन जो आगे लिखी हुई है वो भी याद करनी है? सिर्फ हेडिंग याद करने के बाद तो पता चल गया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट लिखेंगे। भाई मकसद क्या है ऑडिट का? रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ डेन, ठीक है। ये उससे रिलेट कर दिया मैंने। इससे इसका ये भी मतलब हो सकता है भाई किस मकसद के लिए ऑडिट करवा रहे हो, ये भी मतलब हो सकता है इसका, किस मकसद के लिए। भाई लॉ ने कहा है इसलिए ऑडिट करवा रहे हैं, और किस लिए करवाना है हमने। तो ऑब्जेक्ट स्कोप याद आ गया, ठीक है। वो 4-5 पॉइंट जो हमने ऑडिट रिपोर्ट में पढ़े थे। आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी लिखेंगे कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, ठीक है जी। और ये मुझे आप बताइए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन होता क्या है? मैं भूल गया हूं, जरा याद करवाइए मुझे, बताइए। 1 मिनट है, नहीं 1 मिनट है, सुनने दीजिए बात जी। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? आप अब रिवीजन नहीं करती आप? नहीं, शाबाश। हाँ फिर कहेंगे कि आई कैप पास नहीं करता। यहाँ घर वालों को क्या कहते हैं हम? सर ने सही नहीं पढ़ाया था जी। भाई आप बताइए, ए भाई आप बताइए एंड में जो आपके साथ। जी बिल्कुल आप बताइए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन क्या है?
नहीं ये भाई जिनको कहा है वो पता चल गया उन्हें, बता नहीं याद तो कुछ खुदा का खौफ करें। चैप्टर 2 में छोटी सी नहीं, आगे वाले भाई से पूछा मैंने, इनसे पूछा है, आपसे नहीं पूछा। चैप्टर 2 में छोटी सी डेफिनेशन है भाई, अभी तो इसके बाद चैप्टर 4 बाकी है, चैप्टर 6 बाकी है, 7 बाकी, उसके बाद केस स्टडीज हैं भाई। आपको डेफिनेशन याद तो आगे क्या हाल होगा आपका, क्या बताएं अब आपको। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल कंसीडरिंग नेचर ऑफ। अच्छा मुझे ये बताइए वो क्या क्या रहा है, सिखा क्या रहा है हमें, अगली बात सुने। वो कह रहा है कि एंगेजमेंट लेटर में आपने लिख देना है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, लिख देना है। मुझे बताइए आपने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं साबित कीजिए, क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इतना अहम होता है कि उसे एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाए, साबित कीजिए। हाँ, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फिर तो हम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। आई कैप ये नहीं पूछेगा, आई क्या पूछेगा, ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। यहां से कहानी शुरू करें, अब क्या होगी तो बताइए। एक मिनट याद आया कंसेप्ट, तो बताइए क्या करेंगे अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है। और कोई नहीं बोलेगा मेरे भाई। फेयर एंड ट्रू, ट्रू एंड फेयर कहते यार जी जी भाई, डिस्क्लोजर दिया जाएगा, डिस्क्लोजर नहीं दिया जाएगा। अच्छा ट्रू एंड फेयर भी नहीं दिया, हाँ बिल्कुल। मैनेजमेंट के साथ एग्री करेंगे कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर इंक्लूड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टू अवॉइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग। और फिर एंगेजमेंट लेटर में हम एग्री करते हैं मैनेजमेंट के साथ कि हमारे साथ वादा करें, एग्री करें कि हम एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में देंगे और फिर ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया। चलिए आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये आईएएस कहते हैं कि एंगेजमेंट लेटर में लाजमी आना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, लेकिन हमने इंक्लूड नहीं करना, हमने इंक्लूड नहीं करना। हमें याद होगा तो इंक्लूड करेंगे ना, जब हमें याद ही नहीं होगा तो कैसे इंक्लूड करेंगे। क्यों मेरे भाई, सही कह रहा हूं मैं। तो मेरे भाई बताइए, क्लाइंट आया आपके सामने टेबल पे 10 लाख रुपया रखा, उसने कहा सर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, एंगेजमेंट लेटर तो साइन करें, ड्राफ्ट करें, एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में क्या लिखेंगे, कोई नहीं बोलेगा। और ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा मैंने पूछा है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बता रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्क समझ आया आपको? नहीं है। बताइए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है, पढ़ा क्या था हमने। हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, किस चीज की। हाँ, डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड एंड टू इशू रिपोर्ट। क्या सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की? टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, यानी ऑडिटर सिर्फ शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं देता ऑडिट रिपोर्ट, बल्कि इसके अलावा डायरेक्टर्स को भी मैटर्स कम्युनिकेट करता है। याद है 4 एग्जांपल्स बताए थे। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। जी आप बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है। एक मिनट हर भैया, वो कोई नहीं बोलेगा, जिससे क्वेश्चन पूछूं वही बोले। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इतना ही कि आगे ये भी लिख दो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये भी लिख दिया। आगे और चले। फॉर सच इंटरनल कंट्रोल, ये कहना चाह रही है कि फॉर सच इंटरनल कंट्रोल विच इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, आगे चले। तीसरा पॉइंट, हाँ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा इसके बाद
ई पॉइंट जो है डुप्लीकेट हो रहा है, इसको तो डिलीट कर दें। ये आगे एफ पॉइंट में ऑलरेडी कवर हो रहा है। एफ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा इसको समझिएगा। कह रहे रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। यानी ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर में बता देगा कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कौन सी रिपोर्ट इशू करेगा, अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड का मतलब क्या है कि ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर में लिख देगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करूंगा, अनमोडिफाइड रिपोर्ट इशू करूंगा या के मॉडिफाइड रिपोर्ट। ये कंसेप्ट समझ आया? नहीं, अब मुझे ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? इसमें देखिए ऑडिटर यानी क्लाइंट को बता रहा है वी एक्सपेक्ट टू इशू अनमोडिफाइड रिपोर्ट, या अगर ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है कि मॉडिफाइड रिपोर्ट होगी तो कह रहा है वी एक्सपेक्ट टू इशू मॉडिफाइड रिपोर्ट। यहां पे ये बता रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब देखिए एंगेजमेंट लेटर में भी ऑडिटर ने ऑडिट शुरू नहीं किया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिटर को ऑडिट शुरू करने से पहले ही पता चल जाए कि रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी? अब देखें, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और जो बताएगा उसे 100 रुपया इनाम मिलेगा। 500 नहीं, 1000 नहीं भाई। क्वेश्चन क्या है? आपने जितना कुछ प्रीवियसली हमने पढ़ा है उसकी बेस पे 2 एग्जांपल्स बतानी हैं कि जिनमें पॉसिबल होगा अभी ऑडिट शुरू नहीं हुआ और पहले ही ऑडिटर को पता चल गया कि रिपोर्ट मॉडिफाइड हो रही है। 2 वन बाय वन। सिर्फ 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट सिर्फ, वो 3 है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, पहली ऑप्शन उनको, ठीक है, पहले जरा वीक स्टूडेंट है जी। नहीं ठीक है, ठीक जी बोलिए। एक तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से पता चलेगा उसको, प्रीडिसेसर ऑडिटर से पता चलेगा। देखिए अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर से पता चलेगा तो हमने पढ़ा था वो तो क्लाइंट के साथ डिस्कस करके एग्री कर लेगा। क्या करना जी? अगर इलीगल एक्टिविटीज में क्लाइंट इन्वॉल्व है तो वो तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं जी भैया, आप इधर से कौन जी बताइए। क्लाइंट का इजाजत नहीं देता प्रीडिसेसर से इंफॉर्मेशन लेने की, तो उस सूरत में भी हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। जी मेरे भाई आप बताइए जी। शाबाश। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन फिर वो एमसीओ मैटर पैराग्राफ देना होता है और वो लिखा हुआ था एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करेगा कि एमसीओ मैटर पैराग्राफ। शाबाश। अब दूसरी एग्जांपल भी बता दीजिए मेरे भाई। नहीं 50 नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, दोनों कंडीशन पूरी हो जी। नहीं जी मेरे भाई, अब आपकी बारी, आप बताइए। अगर ऑडिटर जिस तरह अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है और तो ऑडिटर पहले कम्युनिकेट कर देगा कि स्कोप लिमिटेशन है और ऑडिटर इसकी वजह से बिना करीब ऐसे उनका भी एक पॉइंट था, वो भी करीब था, आपका भी तकरीबन होता, लेकिन दोनों में से मुझे उनका पॉइंट ज्यादा वैलिड लगा। खैर चले, नहीं जी भाई आप बता दें। अच्छा इसकी दूसरी एग्जांपल सुन लीजिए। पहली एग्जांपल तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बताई कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम। अच्छा आप जी बताइए। प्रीवियस बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सुन लें
सुन लें, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है और इस साल का ऑडिट हम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट कंफर्म है मॉडिफाइड होगी। याद रखें, जब कभी इनिशियल ऑडिट होता है ना, यानी हमारा पहला ऑडिट है, 100% कंफर्म है रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी। क्यों? क्योंकि अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उस वक्त अभी हमने ऑडिट शुरू नहीं किया, लेकिन ऑडिट शुरू होने से पहले ही इंगेजमेंट लेटर साइन करने से भी पहले हमें पता चल जाता है कि रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी। क्यों? क्योंकि अदर मैटर पैराग्राफ आएगा और अदर मैटर पैराग्राफ आने से रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है। शाबाश, ये भाई जिन्होंने वो बताया था फ्रेमवर्क वाला, बिल्कुल जी, शाबाश, आ जाइए आप। देखें, कंप्लीट नहीं बता सके थे लेकिन एप्रिसिएशन है, शाबाश। और एक पॉइंट बताया था इन्होंने, ये भी ठीक था, और एक आपने, आपके लिए ऑप्शन ये है कि कैंटीन से चाय या कॉफी का एक कप पी सकते हैं आप। ठीक है, मेरे खाते से मैं उसे बता दूंगा। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। सुन ले, अच्छा सुन ले, जब हम क्लाइंट से ये कहेंगे ना, जरा अगली बात सुनिए, क्लाइंट इंगेजमेंट लेटर में लिखेंगे वी एक्सपेक्ट टू इशू अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, तो क्लाइंट कहेगा अच्छा तुमने तो इंगेजमेंट लेटर में ये लिख के कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करोगे, नीचे साइन भी कर दी है, अब तो इसका मतलब ये है हमें 7 खून माफ हो गए, अब हम जो मर्जी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन करते रहे, अब आपने तो हमें अनमॉडिफाइड रिपोर्ट ही देना। भाई क्लाइंट पक्का हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं एक तो ये लफ्ज यूज करते हैं साथ में एक्सपेक्टेड वाला, और फिर बाद में क्लैरिटी के लिए साथ में एक स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर देते हैं। क्या? कि ये जो ओपिनियन रिपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर, जो आपको बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड फार्मर रिपोर्ट क्या होगा, अगर सिचुएशन डिफरेंट हुई तो हमारा जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है ये भी डिफरेंट हो सकता है। ये क्लाइंट को साथ में बता देंगे। एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट फॉर एग्जांपल इशू करें, लेकिन अगर हालात चेंज हुए, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, तो हमारी एक्चुअल रिपोर्ट में बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिपोर्ट। अब देखिए, क्लाइंट को यह भी क्लियर कर देना चाहिए ना, वरना तो क्लाइंट फिर जो मर्जी करता रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हम जहां पे ये लिखते हैं एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, उसके साथ ये स्टेटमेंट भी लिखते हैं क्या, कि एक्चुअल रिपोर्ट में डिफर किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। ठीक, अगर हम फर्ज कीजिए कि भाई ने बात की कि रिकॉर्ड जल गया और अवेलेबल नहीं है, हमें पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन उन्हें कह सकते हैं कि अगर आपने ड्यूरिंग द ऑडिट दिन रात एक करके दोबारा से रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट से मंगवा के देख लिया पेमेंट वगैरह किस किस को कब हुई थी, सप्लायर से जाके उसकी इनवॉइसेस ले ली अल्टरनेटिव रिकॉर्ड से, तो फिर हो सकता है कि स्कोप लिमिटेशन खत्म हो जाए अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस मिल गया। तो इसीलिए जहां हम ये बताते हैं कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, साथ में स्टेटमेंट लिखना लाजमी होता है कि एक्चुअल जो है वो डिफरेंट हो सकती है अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई। जी क्लियर हो गई ये कंटेंट्स, ये तो थे रिक्वायर्ड। अब आते हैं अदर्स की तरफ, इलेबोरेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। अब देखें, चाहे तो सिर्फ हेडिंग लिख दें इंगेजमेंट लेटर में, स्कोप ऑफ ऑडिट में यही एक्टिविटी है, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आप समझते हैं कि क्लाइंट को ऑडिट के बारे में इतना नहीं पता, तो आप उसकी इलेबोरेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। इलेबोरेशन को उसने रिक्वायर्ड नहीं कहा, इलेबोरेशन को उसने कहा ऑप्शनल है, इंक्लूड करना चाहें करें, नहीं इंक्लूड करना चाहते तो ना करें। फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है, यहां पे हम बता रहे थे कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, यहां पे उसकी रीजन कि क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करता, बताना चाहे तो बता दे, लेकिन हम तो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? हम हमें आती होगी तो बताएंगे ना। ये मेरे भाई याद है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या थे? क्या थे? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी होती है जिनको वेरीफाई करना मुश्किल है, ये कहना चाहते हैं आप? जी मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन, ये कहना चाहते हैं आप? तो भाई कहते क्यों नहीं, गूंगे हैं? कहे ना। चलिए ये रिमाइंड करवाना था। अब देखें उसके बाद इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
ये नहीं पढ़ी हुई, ये भी पढ़ाई चैप्टर 11 में आएगी। लेकिन हमें इतना तो पता है कि इंटरनल कंट्रोल 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है, उनमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस, डेफिशिएंसीज रह ही जाती हैं। अच्छा, किस वजह से रह जाती है इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज? वो है इनहेरेंट लिमिटेशंस। भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी, वीकनेसेस रह जाती है। अब देखें, अगर ऑडिटर का काम कभी परफेक्ट नहीं होता तो फिर मैनेजमेंट का काम भी तो कभी परफेक्ट नहीं ना हो सकता। ऑडिट करना होता है ऑडिटर ने, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना होता है मैनेजमेंट ने। दोनों इंसान है, दोनों के काम में कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाती है, और जिन रीजंस की वजह से कमी बेशी रह जाती है उन्हें कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो जिस तरह ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, उसी तरह इंटरनल कंट्रोल की भी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट, अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग कंपोजिशन ऑफ ऑडिट टीम एंड टाइमिंग, के हमने प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट के हवाले से मैनेजमेंट डायरेक्टर्स को बताना, एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करेंगे प्लानिंग और परफॉर्मेंस के बारे में कुछ चीजें। ये आपको याद है हमने जो डायरेक्टर्स को मैटर कम्युनिकेट करने थे उनमें भी बताया, स्कोप एंड प्लानिंग वगैरह डिस्कस करते हैं। वो कहता है तो बेहतर यह है कि आप फिर उसे एंगेजमेंट लेटर में शामिल कर दे ताकि उन तक बात पहुंच जाए। अलग से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कहता है भाई इस चीज का ध्यान रखना है, आपने मैटर्स कौन से कम्युनिकेट करने हैं। कहता है आपने मैटर आपने बताना है कंपोजिशन ऑफ टीम। सर हमारी टीम में 6 लोग शामिल होंगे, उनके नाम ये हैं, और वो 5 जनवरी से लेके 20 मार्च तक ऑडिट करेंगे। आप उनके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो अरेंज करने हैं, आपने ऑफिस वगैरह दूसरे रिसोर्सेज वो अरेंज कर दे। सिर्फ ये बताएंगे, ब्रॉड प्लानिंग मैटर्स बताएंगे, डिटेल प्लानिंग प्रोसीजर हम डिस्कस नहीं करते क्लाइंट के साथ, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से। इस कंसेप्ट को सिर्फ इतना समझें, जैसे ICAP हमें ये तो बता देता है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, लेकिन पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे ये नहीं बताता। उसी तरह हम इसको स्कोप एंड प्लानिंग में सिलेबस बताते हैं क्लाइंट को, एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है वो नहीं। भाई वो उसको पता चल गए, वो तो अपना सारा रिकॉर्ड उस हिसाब से सीधा बदला कर लेगा फिर। तो यहाँ पे ब्रॉड प्लानिंग मैटर्स डिस्कस करते हैं, डिटेल नहीं। क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद फी और बेसिस ऑफ फी, बस ये आखिरी, इसके बाद फुल स्टॉप कर देता हूँ। बाकी कल देखें, हालांकि 10 मिनट में भी सारी चीजें समझाई जा सकती थी, लेकिन आपको पता है हमारी आदत नहीं है ये ऑडिट फुटकाने की। हम कोशिश करते हैं एक कंसेप्ट को डिटेल में तसल्ली से पढ़ें, और बहाने से प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहें। वो रिवाइज तो नहीं होने होते, बस थोड़ी सी बिस्ती आपकी होती है और मुझे जरा शांति मिल जाती है कुछ थोड़े से। हाँ चलिए आगे चलते हैं। फीस और बेसिस, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, फी और बेसिस ऑफ फी उसने रिक्वायर्ड एलिमेंट में क्यों नहीं शामिल किया, ये ऑप्शन में क्यों किया? नहीं वो तो कर लें, बेसिस जो मर्जी हो, ऑप्शन में क्यों किया? इसकी 2 रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि ऑडिट फी जो है आपको कम से कम उतनी तो मिलनी ही है जितनी प्रीडिसेसर ऑडिटर की थी, कुछ भी एग्री ना करे, इतना तो कंफर्म है ना, प्रीडिसेसर ऑडिटर के जितनी तो फीस मिलनी है। दूसरा, इसे ऑप्शनल मैटर में लिखने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि फीस या ऑडिटर्स के लिए बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए फीस छोटा इशू होता है। फीस क्या है? छोटा इशू है हमारे लिए। पूरे ऑडिट में सिर्फ एक चैप्टर में फीस से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं कोड ऑफ एथिक्स में। आपको पता है वो कंटिजेंट फी, ओवरड्यू फी, अनड्यू डिपेंडेंस जो है उसमें डिस्कस करते हैं इसको। बाकी पूरे ऑडिट में किसी चैप्टर में फीस की डिस्कशन नहीं होगी। इसीलिए आपने कोड ऑफ एथिक्स के अलावा ऑडिट का कोई भी कंसेप्ट जब सीखना है तो उसमें ये नहीं पूछना सर इसकी फीस कौन देगा। अब सर अगर ऑडिटर विड्रॉ कर लेगा तो फिर उसको फीस कौन देगा। याद रखें ये क्या है? छोटी बात। तो आइंदा जब कभी कोड ऑफ एथिक्स के अलावा किसी भी कंसेप्ट में आप मेरे से पूछेंगे सर अब इसकी फीस कौन देगा, फिर तो मैं क्या कहूँगा? छोटी बात। और अगर आप, मैं कहूँगा छोटी सोच, छोटी सोच।
और अगर आप फिर दोबारा पूछेंगे किसी और कंसेप्ट में तो फिर मैं कहूंगा अब छोटी सोच नहीं, अब गिरी हुई सोच। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कोड ऑफ एथिक्स के अलावा और किसी भी कंसेप्ट में फीस वाला क्वेश्चन नहीं पूछना। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं और कल के लिए सुन लीजिए, कल एक हम अहम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन बैंक में भी उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो कल खास तौर पे छुट्टी ना कीजिएगा।